हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको करवा रहा हूँ अभी यूपीएससी का सीसेट पेपर, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो 2021 का मैं करवा रहा हूँ। इसमें सेट ए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके पहले मैं 2023, उसके बाद 2024 एंड देन 2022 का करवा चुका हूँ। 3 साल का PYQ आपको करवा चुका हूँ सीसेट का। अभी मैं करवा रहा हूँ 2021 का सी सेट, जिसमें से 2 लेक्चर हो चुके हैं। लेक्चर 1 एंड 2 हो चुके हैं। आज का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। आपको पता है कि मैं एक सी सेट को 4 लेक्चर में कंप्लीट करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिटेल में समझाऊँ और भी तरीके जो हैं वो समझाऊँ, ताकि आप सिर्फ वो क्वेश्चन ना करो, उसके अलावा और भी उस पर थीम बेस्ड या उस टाइप से क्वेश्चन जितने हों आप कर सको, ठीक है। तो बस इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, अगर आप CDS की तैयारी करें तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा NDA, NA और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। कैट हो गया, SSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मैंने स्टेट के सी सेट पेपर होते हैं उनके लिए, IES की तैयारी करें वहाँ पर भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे क्वेश्चंस की आते हैं, पूछे जाते हैं, तो उन सब के लिए आप फॉलो कर सकते हैं और अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट। अपना चैनल पर सपोर्ट जरूर बना के रखें भाई। उस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। प्यारा सा कमेंट मेंशन करें और बताएं जैसा भी हो। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, देर न करते हुए। देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको पता है सेलॉक्स का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन ये जो गिवन है, ये इंफॉर्मेशन रीड करने की जरूरत नहीं होती भाई। मैं डायरेक्ट मना करता हूँ, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी रीड ना करो, ठीक है। डायरेक्ट आप स्टेटमेंट पर पहुंचो और आप यहाँ से डायग्राम बनाओ एंड देन कंक्लूजन को चेक करो, राइट। देखो, पहला स्टेटमेंट दिया सम ग्रीन आर ब्लू, सम ब्लू आर ग्रीन। दो स्टेटमेंट सम सम के हैं तो बना लेता हूं। सम ग्रीन आर ब्लू, ये रहा ब्लू, ठीक है। सम ब्लू आर ब्लैक, तो कुछ ब्लू ब्लैक है, तो मैं ये बना लिया। BU मतलब ब्लू कर दिया, ब्लैक BL कर दिया, ठीक है। कंक्लूजन पर चलते हैं। पहला कंक्लूजन देखो, सम ग्रीन आर ब्लैक, क्या ग्रीन और ब्लैक में कुछ है कॉमन? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मैं इसको गलत मानता हूँ। जहां भी ऐसी चीजों में आपका कांड से आए, कांड से का मतलब तो यस में भी आंसर हो सके और नो में भी आंसर हो सके, तो आप उसको गलत ही मानोगे, राइट। बिकॉज जो चीजें अगर होगी, यस होगी, तो वो हर जगह परफेक्ट, हर जगह राइट होंगी। और अगर एक भी जगह अगर कोई चीज गलत हो रही है, दैट मीन्स कि वो गलत ही मानी जाएगी। समझ आया? सही मतलब 100% सही, 99.99 भी नहीं चलेगा, ठीक। सम ग्रीन आर ब्लैक, सम ग्रीन आर ब्लैक, इनमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा यहाँ से अकॉर्डिंग टू फिगर, नहीं है, गलत मानते हैं। हो भी सकता है, बिकॉज अगर मैं ब्लैक को इधर बना दूंगा तो हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट, नो ग्रीन इज अ ब्लैक, कोई भी ग्रीन ब्लैक नहीं है, तो भाई कुछ ग्रीन अगर ब्लैक नहीं है, नो ग्रीन इज अ ब्लैक, तो भाई ब्लैक को अगर मैं इधर बना दूं तो हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? सम ग्रीन और ब्लैक भी गलत है और नो ग्रीन और ब्लैक मतलब कुछ ग्रीन ब्लैक भी हो सकते हैं और कुछ ग्रीन ब्लैक नहीं भी हो सकते, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक। तीसरा, ऑल ग्रीन और ब्लैक, ऑल ग्रीन और ब्लैक ये भी गलत है। चौथा, ऑल ब्लैक और ग्रीन, ऑल ब्लैक और ग्रीन ये भी गलत है। समझ आया भाई? अब देखो, यहाँ पर कंक्लूजन चार के चारों गलत हैं। कंक्लूजन 1 एंड 2 ओनली करेक्ट पूछा है, तो ये भी गलत। 2 3 ये भी गलत, 3 4 ये भी गलत, नाइदर फर्स्ट सेकंड, तो यही करेक्ट हो जाएगा। देखो, उसके अलावा अगर यहाँ पर आइदर का दिया होता, आइदर आर का केस दिया होता, तो भाई फिर आपको चेक करते देखो, ग्रीन ब्लैक ग्रीन, सॉरी, कंक्लूजन ये है ग्रीन ब्लैक ग्रीन ब्लैक, तो इन दोनों में आइदर आर लग सकता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आइदर आर कब लगता है, उसकी 2 3 कंडीशन होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई आप जाके देखो, मैं अब सारी चीज़ें यहाँ नहीं बता सकता ना एक क्वेश्चन में, इसलिए वीडियो बने हैं। आप सर्च करो एग्जाम ट्रिक्स बाय MS महेश सोनी, एग्जाम ट्रिक्स बाय महेश सोनी, आप सर्च करो सेलॉक्स की क्वेश्चन, भाई पूरी डिटेल आ जाएगी। अगर आप सेलॉक्स पढ़े भी हो तब भी आपको कुछ वहाँ पर नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और नई चीज़ें मिलेगी जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप उसकी वैल्यू समझोगे कि आपने क्या सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। बाय द वे मैं यहाँ बता रहा था कि आइदर आर केस लगता है तो उसकी 3 4 कंडीशन होती है। एक कंडीशन मैं बता देता हूँ कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए दोनों में। जहाँ पर आप आइदर आर लगा रहे हो जैसे ग्रीन ब्लैक, तो वो एलिमेंट सेम होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50th, वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दिया है, इसमें एक्स की वैल्यू पूछा है। भाई सीधी सी बात है, देखो एक तो मिसिंग नंबर सीरीज होती है, ठीक है,
एक मिसिंग नंबर सीरीज होती है, जो नंबर मान लो एक्स की जगह मिस किया है, चलो एक रंग नंबर सीरीज होती है, मतलब आपको ये नंबर एक्स की जगह मान लो कोई एक नंबर लिख देता और बोलता कि यहाँ पर पहचानो कि कौन सा नंबर गलत आया है, मतलब वो सीरीज में आप एक पैटर्न ढूंढते दोनों के लिए, चाहे रंग नंबर सीरीज हो चाहे मिसिंग नंबर सीरीज हो, आप वहाँ पर एक पैटर्न फॉलो करोगे, पैटर्न ढूंढोगे, जो पैटर्न लग रहा है उसको लगाओगे, फिर देखोगे कि कौन सा नंबर गलत आ रहा है या गलत लिखा है या मिसिंग नंबर की जगह कौन सा नंबर आएगा, राइट। देखो मैं अगर यहाँ लिखूँ या यहीं करवाऊँ तो भाई क्या यहाँ लिख देता हूँ, बेहतर रहेगा, आप वहीं भी कर सकते हो। 2 5 2 7 22 67 202 x 1822, ठीक है भाई। 2 से 7 का डिफरेंस आप देखोगे जनरली, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, आप कहोगे 3 3.5 गुना हो रहा है, तो भाई हाँ हो रहा है, बट जनरली डिफरेंस होता है, बिकॉज अब यहाँ से फिर कितने गुना करोगे तो वो चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है। जहाँ मल्टीप्लाई होता है वो नंबर दिख जाते हैं, जहाँ डिफरेंस लेना वो भी नंबर दिख जाते हैं, तो आपको वही देखना है, वही समझना है कि आप कैसे करोगे, राइट। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे बाय द वे तो 3.5 गुना मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इसका क्या करोगे, गुणे 3 + 1 करोगे, फिर 22 3 66 गुणे 3 + 1 करोगे, फिर इसका देखो कितना होगा, तो 6 × 8 = 7 × 21, फिर से गुणे 3 + 1 हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, गुणे 3 + 1, फिर से इधर गुणे 3 + 1। हाँ एक चीज़ और पैटर्न मिल गया, अब अगर आप मल्टीप्लाई ही करते हो तो 3.5 जैसे आप कर रहे हो ना, तो यहाँ पर गुणे 3 और +1 कर रहे हो, हर बार गुणे 3 + 1 हो रहा है, देखो तो यहाँ जब आप गुणे 3 + 1 करोगे तो इसका 3 गुना करोगे तो 202 का 3 गुना 606 हो जाएगा, और 1 करोगे तो 607, तो ये आंसर करेक्ट होगा एक्स की जगह, देखो आंसर एक ये आ गया, ठीक है। अगर बाय द वे अगर ये तरीका आप नहीं लगाते तो क्या करते फिर, तो फिर भाई 2 से 5 आप जा रहे हो तो क्या होगा, यहाँ से डिफरेंस 5 होगा, राइट। यहाँ से डिफरेंस कितना होगा, 7 से 25, जब 22 जब गए तो यहाँ से 15 का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस तो 7 माइनस ये 5 और ये 4 45, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस तो 5 20 में से ये चला जाएगा 7, तो कितना बचेगा भाई 13, ठीक है। देखो 5 का 3 गुना हुआ, 15 का 3 गुना हुआ, 45 का 3 गुना हुआ, तो ये भी 3 गुना होगा, राइट। और 3 गुना होगा तो जब 135 का 3 गुना करोगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 10 और 3 × 1 = 3 × 4, तो 405 हुआ, समझ आया भाई, 405 हुआ। अब ये 405 आया कहाँ से, 67 में जब 135 आपने जोड़ा तो ये 202 आया, 202 में ये 405 जोड़ोगे तो ये कितना नंबर आएगा, तो 4 और 2 607 आ गया। देखो इधर से भी आपने कैलकुलेट किया तो यही आया, इधर से भी आपने कैलकुलेट किया तो यही आया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है भाई, बनेगा बताओ, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53rd। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो Jay and Vijay spent equal amount of money to buy some pen and special pencil of the same quality from the same rate, same store। एक ही स्टोर से सेम क्वालिटी की पेन एंड पेंसिल बाय करते हैं जय एंड विजय, एंड ध्यान रहे कि जय एंड विजय दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ रुपीज स्पेंड करते हैं, ठीक है, इतनी बात। जय एंड विजय स्पेंड इक्वल अमाउंट, इतनी बात आपको समझना है। इफ जय ब्रॉट 3 पेन एंड 5 पेंसिल, देखो मैं पेन को ले रहा हूं P1 एंड पेंसिल को ले रहा हूं P2, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो जय अगर 3 पेन ब्राट करता है तो 3P1 + 5 पेंसिल यानी 5P2, क्लियर है। एंड विजय ब्राट 2 पेन 7 पेंसिल, 2 पेन यानी 2P1 + 7 पेंसिल यानी 2P2 7P2, राइट। विजय ब्राट दिस मच, तो दोनों का अमाउंट, दोनों इक्वल पैसा खर्च कर रहे हैं, एक ने पेन को कम बाय किया और एक ने पेंसिल को कम बाय किया, ठीक है। इसने पेन को ज़्यादा कर लिया, पेंसिल को कम, इसने पेंसिल को ज़्यादा कर दिया, पेन को कम, दोनों का पैसा बराबर है, मीन्स आप इक्वल करोगे, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो 3P1, ये 3 ज़्यादा है, इधर 2 कम है, तो इसको इधर ले आओ लेफ्ट में, तो 3P1 - 2P1, तो ये P1 बचेगा, इज इक्वल टू इस 5P2 को उधर ले जाओ तो 7P2 - 5P2 दैट इज 2P2, ठीक है। इनको इक्वल करोगे मतलब रेशियो में निकालोगे तो P1/P2 जब करोगे, P1 रेशियो P2 इज इक्वल टू 2/1। इसका मतलब P1 यानी पेंसिल की कीमत अगर 2 रुपये है तो पेन की कीमत
ये सॉरी ये पेन था ना, तो पेन की कीमत 2 रुपये है तो पेंसिल की कीमत 1 रुपये है। इसकी कीमत 4 रुपये होगी तो इसकी 2 होगी, इसकी 6 रुपये होगी तो इसकी 3 होगी, इस तरीके से, बिकॉज ये रेशियो है। ठीक, ऑप्शन पढ़ते हैं आप, क्या दिया है, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब पेंसिल कॉस्ट मोर देन पेन, भाई पेंसिल की कॉस्ट कहाँ मोर है, पेंसिल की P2 है ना, तो इसकी कॉस्ट तो कम है, तो ये स्टेटमेंट गलत। ठीक है, द प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ पेन, क्या ये 1:1 का रेशियो आया, नहीं, तो इक्वल कहाँ है भाई, तो ये भी गलत हो गया। द प्राइस ऑफ पेन इज ट्वाइस टू मोर देन प्राइस ऑफ पेंसिल, ठीक है, टू टू मोर देन, एक्चुअली 2 टाइम्स है, हाँ सॉरी मैं मोर पढ़ रहा हूँ, 2 टाइम्स, तो यही तो करेक्ट है, 2 टाइम्स है, आप यहाँ से देख लो, या 2 टाइम्स है पेन की कीमत, प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स, तो ये करेक्ट है। ठीक है, द प्राइस ऑफ पेन इज 3 टाइम्स, तो ये गलत हो गया, 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ पेंसिल, तो ये गलत, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य से 2 गुना है। क्लियर है, आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। पी स्कोर 40 मार्क्स मोर देन क्यू स्कोर, देखो क्या बोल रहा कि पी और क्यू दो बंदे हैं, तो पी स्कोर 40 मार्क्स मोर देन क्यू। भाई देखो, जिसके कंपेयर, जिससे कंपेयर करता है, कंपेयर किससे कर रहा है ये बताओ मुझे, कंपेयर क्यू से कर रहा है तो उसको जो भी मानना है, क्यू मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, ABCD 100 मान लो, जो भी मानना है आपको मान लो। ठीक है, पी स्कोर 40 मार्क्स मोर देन क्यू, तो एक्स से 40 मार्क्स ज़्यादा ब्रॉड कर रहा, मतलब है उसके पास। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन, इफ क्यू स्कोर 10% लेस मार्क्स देन पी, अब क्यू जो है 10% मार्क्स पी के कंपेयर में कम पा रहा है, क्या मतलब हुआ कि ये अगर इसका 100% है तो इसका 90% है, यही मतलब हुआ। तो एक तरीका तो ये हुआ कि चाहे आप ये जो 10%, जो पी के कंपेयर में 10% इसके कम मार्क्स आए हैं, तो पी के कंपेयर में मार्क्स कितने हैं, तो परसेंट में 10% कम है, और नंबर में ये 40%, 40 मार्क्स के बराबर है। ठीक है, देन हाउ मच डिड क्यू स्कोर, क्यू कितना स्कोर किया, 90%, तो यहाँ से 10% बराबर 40 किए, तो 90% बराबर आप निकाल लो, तो 9 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 नहीं 36 हो जाएगा। ठीक है, 360 आंसर। तो एक तो ये तरीका हुआ ऑप्शन ए, एक तो ये मेथड हुई। भाई इसको और भी बहुत सारी मेथड लगा सकते हो। दूसरा मेथड मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप इसको देखो, दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि मान लो कि Q अगर कितना पा रहा है, 90% पा रहा है, 90% मतलब P के कंपेयर में 10% कम पा रहा है, दैट मीन्स P अपन Q आप कर दो। ठीक है, तो P अपन Q यहाँ से देखो, P का मार्क्स x + 40 है अपन x, तो Q अगर ये 100 पा रहा है तो P 90 पा रहा है, परसेंट में जो भी आप रखोगे वो कट जाएगा, परसेंट जीरो कट जाएगा, मतलब 10/9। आप इसको Q/P भी करोगे तो इधर भी Q/P, बिकॉज अगर इसको P पहले ले रहे हो तो भाई P को पहले रखोगे, जो भी करस्पॉन्डिंग चीजें होती हैं, राइट, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ये 9x + 9 चौक 36, 360 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10x, ये हो जाएगा। इस 9x को राइट साइड ले जाओगे तो बचेगा x इज इक्वल टू 360। अब आपसे देखो क्या पूछा है, हाउ मच डिड क्यू स्कोर, तो क्यू को आपने क्या माना था, x माना था, तो यही क्यू का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, बात बराबर है। आपको अगर ये बातें समझ में आ रही कि 10% जो दिया है पी के कंपेयर में लेस बोला है, वही तो बोला है भाई कि पी के कंपेयर में 40 मार्क्स इसके कम भी है। ठीक है, अगर ये उल्टा बोला होता कि मान लो सपोज मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा वैरी करता हूँ, अगर इसमें ऐसा कहीं कुछ बोला होता कि जो पी के मार्क्स हैं क्यू के कंपेयर में सपोज सपोज 20% ज़्यादा है, सपोज 20% पी क्यू के कंपेयर में, अब कंपेयर किससे हो रहा है, क्यू से हो रहा है, क्यू के कंपेयर में पी के 20% ज़्यादा मार्क्स हैं, तो ये 20% इस 40 मार्क्स के बराबर होता है। तब आप क्या करते हैं कि 20% जो मार्क्स इसके ज़्यादा हैं, यही 40 मार्क्स ज़्यादा है, परसेंटेज में 20% है और मार्क्स में 40% है, दोनों बराबर हैं, यानी 20% बराबर 40, तो दैट मीन्स कि आप 5 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, अब जो पूछे आपसे, अगर ये 20% इस ये 20% ज़्यादा है, दैट मीन्स ये 100 रहा होगा, तो 20% ज़्यादा मतलब ये 120 होगा। अब पी का पूछे तो 120 निकालोगे, क्यू का पूछे तो 100 निकालोगे। ठीक है, समझ आया भाई, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55। देखो, अ पर्सन पी आस्क वन ऑफ हिज 3 फ्रेंड, उसके 3 फ्रेंड हैं एक्स, एज टू हाउ मच मनी ही हैड, एक बंदा पी है, उसके पी आस्क हिज 3 फ्रेंड एक्स
उसके फ्रेंड हैं एक्स, कि उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास कितने मनी हैं। देखो एक्स रिप्लाई देता है इफ बाई गिव मी 40। एक्स बोलता है कि अगर बाई मुझे 40 रुपए दे देता है तो बाई के पास 40 रुपए कम हो जाएंगे। एक्स के पास कितना हो जाएगा भाई, बाई प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, अगर बाई इसको 40 रुपए देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 40 हो जाएंगे। एक्स माने मतलब हुआ कि जो उसके पास पहले अमाउंट रहा होगा। बाई का मतलब ये हुआ कि बाई जब 40 को दे देगा एक्स को तो इसके पास बाई माइनस 40 बचेगा। देन बाई विल हैव हाफ एज मच एज जेड। तो जेड के आधे के बराबर ये होगा, ये बोला है। समझ आया? जब बाई 40 रुपए इसको दे देगा तो बाई में जो भी होगा वो बाई माइनस 40 होगा, इज इक्वल टू जेड का आधा हो जाएगा। पहली इक्वेशन ये है, इसको इक्वल नहीं किया मैं। ठीक, दूसरा इफ जेड गिव मी 40। कौन बोलता है, एक्स बोलता है कि अगर जेड मुझे दे देता है 40 रुपए तो एक्स प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, और जेड के पास कितना हो जाएगा, जेड माइनस 40। ठीक है, देन थ्री ऑफ अस विल हैव इक्वल, यानी बाई के पास तो बाई ही रहेगा, तो हम तीनों का अमाउंट बराबर होगा। इतना बोला है कि अगर जेड जो है एक्स को 40 रुपए दे देता है तो जेड के पास एक्स माइनस 40 बचेगा, बाई के पास बाई ही रहेगा। ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन है। भाई इन तीनों को सॉल्व कर लो। देन थ्री आर ऑफ इक्वल, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्स बाई जेड है। सॉल्व कर लो। देखो एक इक्वेशन इक्वल, इक्वेशन का मतलब इक्वल होता है। एक इक्वल का साइन यहाँ लगा, एक इक्वल का साइन यहाँ लगा, एक इक्वल का साइन यहाँ। तीन अननोन एक्स वाई जेड है, तीन इक्वल के साइन लगे तो तीनों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। राइट, देखो कैसे भाई, सबको बाई के फॉर्म में निकाल लो। यहाँ बाई की वैल्यू तो एक्स बाई एंड जेड, बाई की वैल्यू तो बाई ही मैं रखा हूँ। चलो बाई, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाई माइनस 40 हो जाएगी। यहाँ से इन दोनों को अगर इक्वल करते हो, इन दोनों को, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू बाई माइनस 40 हो जाएगी। जेड इज इक्वल टू बाई के फॉर्म में करोगे तो क्या हो जाएगा, बाई प्लस 40। ठीक है, तो तीनों का अमाउंट कितना होगा भाई, तीनों को जब जोड़ोगे तो इन तीनों को जोड़ दो, यानी बाई प्लस बाई प्लस बाई, 3 बाई माइनस 40 प्लस 40, तो ये 0 इज इक्वल टू, ये अपने को कुल मिला के निकालना है। ठीक है, अब ये 3 बाई आ गया। ठीक है, अब 3 बाई की वैल्यू आपको निकालनी तो कहाँ से निकालोगे भाई, एक इक्वेशन ये भी है उसको यूज कर लो। देखो बाई जेड, तो जेड इज इक्वल टू क्या रखोगे, देखो 2 बाई, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 बाई माइनस 80 होगा। ठीक है, जेड की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, बाई प्लस 40, तो जेड की वैल्यू बाई प्लस 40 रख दो। बाई प्लस 40 इज इक्वल टू 2 बाई माइनस 80। इस बाई को राइट साइड ले जाओगे तो कितना बचेगा, बाई, और इस माइनस 80 को जब इधर लाओगे तो ये प्लस 40 प्लस 80, ये 120 हो जाएगा। ठीक है भाई, बाई की वैल्यू 120 आ गई। तीनों की वैल्यू हमने 3 बाई निकाली थी, तो 3 इंटू बाई की वैल्यू रख दो 120, दैट मीन्स 360। अब देखो आपके मन में ये भी डाउट उठ सकता है, आप कहोगे कि मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमा घुमा के सॉल्व कर दिया। ठीक है, मैं इसको ले लिया इधर से, पहले आप इसको सॉल्व करोगे। भाई आप कैसे भी करो, मैथमेटिक्स का यही तो एक अच्छी बात होती है, यही तो फायदा होता है। आप किधर से भी घुमाओ, कैसे भी घुमाओ, सबका सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। कि इधर से भी करो आंसर एक ही आएगा। हाँ बस सही करना, बिकॉज हर जगह आप करेक्ट करोगे तभी आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। बाय द वे तुक्का कभी अलग बात होती है कि कभी बैठ गया, पर वो आपको नहीं लगाना है। सही करोगे तो आंसर डेफिनेटली करेक्ट आएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 देखते हैं। देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इन अ कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज कोडेड अथवा रिटन एज दिस मच, हाउ इज केमिस्ट्री इज इन दैट कोड लैंग्वेज। राइट, सीधी सी बात ये भाई कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैथमेटिक्स को किस तरीके से, देखो मैं यहाँ लिख के समझा देता हूँ। MATHE मैथमेटिक्स, MATHEMATICS मैथमेटिक्स। ठीक है, LBSID NZU HDR। अब एक चीज तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो कोई सा भी, मान लो ये मीनिंगफुल वर्ड था, मैथमेटिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है या एक मीनिंगफुल वर्ड है, पर जो उसका कोड वर्ड है वो जरूरी नहीं है कि कोई मीनिंगफुल वर्ड हो
या ये भी जरूरी नहीं है कि जो दिया है ये भी मीनिंगफुल वर्ड हो, बिकॉज हम यहाँ पर रीजनिंग लगा रहे हैं, यहाँ पर हम इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, या इंग्लिश हमसे एग्जामिनर नहीं करवा रहा है, हमसे रीजनिंग करवा रहा है। तो रीजनिंग में कोई सा भी रीजन, कोई सी भी तरीका, कोई सा भी अप्रोच लग सकता है। ठीक, चेक करते हैं कौन सा अप्रोच लग रहा है। देखो m की वैल्यू कितनी होती है, जो भी होती है 13 होती है मान लो, तो m l के बाद आता है ना, मतलब m से अगर इधर जाओगे तो -1 हुआ है, मतलब -1, a के बाद b आता है मतलब +1 हुआ है। ठीक है, s के बाद t आता है, यानी t के पहले s आता है तो यहाँ पर -1, h के बाद i आता है यानी +1, e के पहले d आता है -1, m के बाद n आता है मतलब +1। तो आप देखोगे कि हर बार -1 +1 -1 +1 -1 +1 ये हो रहा है, और स्टार्ट माइनस से हो रहा है। ठीक, a के बाद z आता है, मतलब a के बाद z आता है ना भाई, a के बाद नहीं आता, a के पहले आता है, एग्जैक्टली पहले। जैसे आप a से लेके z तक आप लिखोगे x/z, फिर उसके बाद फिर से a, तो z a के पहले z आ रहा है, राइट। तो a के पहले, तो ये -1, t के बाद u आता है +1, i के बाद h आता है -1, c के बाद d आता है +1, और ये -1। समझ आया? बस यही अप्रोच आपको जो आगे पूछा है केमिस्ट्री, CHEMISTRY, ठीक है। माइनस से आप शुरुआत करोगे, उल्टा मत करना। देखो माइनस से शुरुआत किया तो माइनस से ही करोगे, तो जब सी से एक पहले, माइनस का मतलब कि पहले जाओगे, तो ये बी हो जाएगा, फिर एच आई हो जाएगा, ई के पहले डी आ जाएगा, एम के बाद एन आ जाएगा, आई के पहले एच आएगा, एस के बाद टी आएगा, और टी के पहले क्या आएगा भाई, तो ये एस आता है। ठीक है, टी के पहले एस, आर के बाद एस, और बाई के बाद क्या आएगा, बाई के पहले यहाँ पर एक्स। ठीक है, बस इसको काउंट कर लो, आपका आंसर देख लो, BID NHT, BID यहाँ पर है, फिर L आ गया यहाँ पर, तो ये वाला हट गया, NHTSSX, ऑप्शन बी हो जाएगा। बताओ, ठीक है भाई, समझ आया क्या, बन जाएगा? बताओ, कोई दिक्कत कुछ भी आपको हो तो बताओ दिक्कत में। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 57th। At which one of the following times do hour hand and minute hand of a clock make an angle 180 degree with each other? मतलब घड़ी वाला क्वेश्चन है, क्लॉक का क्वेश्चन है। ठीक है, घड़ी बना देता हूँ पहले आपके लिए। चलो ये मैं घड़ी बना दिया। ठीक है, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक यहाँ पर कांटा होता है, एक यहाँ पर होता है, लेट से मैं इधर से बना देता हूँ, एक ये, फिर एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक दो यहाँ होते हैं, दो यहाँ होते हैं, और दो यहाँ होते हैं। मैं जो कांटा बनाया हूँ ये जरूरी नहीं है कि वो सभी एग्जैक्ट मतलब लाइन पर ही हो, बिकॉज मैं अपने हाथ से बना रहा हूँ, स्केल लेके नहीं बना रहा हूँ, राइट। देखो ये 1 2 2, फिर ये 3 4 5 6 7, इस तरीके से। अब देखो ये 8 हो गया, कहाँ पर एग्जैक्टली मेक एन एंगल 180 डिग्री। भाई 180 डिग्री का मतलब समझते हो कि एक लाइन में, जब एक लाइन में होगा तो आप इधर से एंगल देखोगे या इधर से एंगल देखोगे, कहीं से भी, तो वो 180 होगा। ठीक है, देखो एट 7 आवर, तो 7 आवर में जो, देखो अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, समझ आ जाएगा। यहाँ पर ये है 7 बजे, 7 जब बजेंगे तो भाई आवर हैंड यहाँ पर रहेगा, ठीक है, और मिनट हैंड यहाँ पर रहेगा। आपको पता है कि जब एग्जैक्टली आवर होता है, मतलब एक इंटीजर वाला आवर होता है, मतलब 1 बजे 2 बजे 3 बजे 7 बजे 8 बजे 10 बजे, तो मिनट हैंड वाला कांटा 12 पर होता है, और आवर हैंड वाला उस पर्टिकुलर आवर पर होता है। तो क्या यहाँ पर ये 180 एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक, तो ये ऑप्शन हट गया। समझ आया, पहला ऑप्शन कटा। बिटवीन 7 आवर एंड 7:05, मतलब 7 बजे और 7:05 पर। देखो अगर मैं 7 बजे लेता हूँ तो 7 बजे कांटा यहाँ रहेगा, ठीक है भाई। 7:05 जब होगा तो ये वाला कांटा यहाँ पहुँचेगा। समझ आया, ये कांटा यहाँ पहुँचेगा। अब ये कांटा यहाँ पहुँचेगा, इसके अपोजिट में कौन सा होगा? इसके अपोजिट में ये कांटा तो है, बट जब 7:05 होगा तो भाई आवर हैंड वाला कांटा थोड़ा सा एग्जैक्टली 7 से मूव करके कहाँ पहुँचेगा? थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। तो क्या 180 एंगल रह जाएगा?
एक साइड का एंगल 180 से कम होगा, दूसरे साइड का 180 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 180 एंगल नहीं होगा। आप समझ पा रहे हो? 7 बजे से 7 बजे एग्जैक्टली देखो, अगर मैं बात करूं कि भाई 7 बज के अगर 6 बजे की बात करूं तो 6 बजे यहाँ कांटा रहेगा और यहाँ रहेगा एक, तो पूरा का पूरा 180 एंगल होगा। बट जब 7 पर हो जाएगा तो ये एंगल यहाँ आएगा, तो ये वाला फिर एग्जैक्टली 7:05 पर ये यहाँ पहुँचेगा, पर ये 7 पर तो नहीं टिका रहेगा ना। अगर ये 7 पर टिका रहता तब तो ये पूरा का पूरा अपोजिट हो जाता है ये ऐसे ही, परंतु भाई ये 7:05 पर तो जाएगा, तो ये 7 से थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, तो नहीं होगा इक्वल। समझ पा रहे हो ना आप? इस बीच में कहीं नहीं होगा, चाहे 7:05 की बात करो चाहे यहाँ बात करोगे, तब भी ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो ये लिटिल बिट आगे बढ़ेगा तनिक, ठीक। तो ये भी नहीं होगा। एग्जैक्टली 7:05 की तो बात मैं कर ही रहा था कि अभी 7:05 पर भी नहीं होगा, 7:05 पर तो ये आगे बढ़ेगा। 7:05 से 7:10 के बीच चेक करते हैं, तीसरा वाला। तो जब आप इस वाले को लोगे 7:05 से, तो भाई जब 7:10 पर जाओगे तो ये कांटा मिनट वाला कहाँ जाएगा? 7:05 से 7:10 के बीच में, यानी ये कांटा ये वाला इधर कहीं जाएगा। चलो यहाँ से बना देता हूँ, यहाँ कहीं मान लो रहेगा, ठीक है। ये वाला कांटा अब यहाँ कहीं आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो इस बीच में देखो, इस बीच में ये कांटा ये दोनों कहीं ना कहीं अपोजिट में, अब एग्जैक्टली कहाँ पर होंगे वो नहीं पता, पर 7:05 से ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो ये इतना आगे बढ़ेगा, बिकॉज ये दोनों अपोजिट में है, ये वाले दोनों अपोजिट में है, तो इसके आगे ये बढ़ेगा और इसके आगे ये बढ़ेगा, ठीक है। इसके पहले ये बढ़ता है तो इसके पहले ये होता है। समझ पा रहे हो ना? तो ये वाला 7 वाला कांटा जब यहाँ है तो ये आगे बढ़ेगा, तो ये 7:05 के पहले तो नहीं हो सकता, 7:05 तक नहीं हो सकता। जब ये इधर बढ़ेगा, बिकॉज ऐसे जैसे मान लो ये वाली लाइन है, तो ये जब लाइन आगे बढ़ेगी तो ये इधर बढ़ेगी, तभी तो फिर से वो लाइन ऐसे होगी, कहीं से भी आप मिलाओ तो एंगल 180 ही रहेगा। तो ऐसी सेम चीज़ के जब 7:05 से ये आगे बढ़ेगा, तो ये वाला इस 7:05 से मिनट वाला 5 के आगे बढ़ेगा, तो इस वाला के बीच में आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ पाए आप? ठीक है भाई, तो आपका ऑप्शन डी होगा। क्लियर है? एग्जैक्टली 7:05 पर नहीं होगा, 7:05 के पहले भी नहीं होगा, बिकॉज ये इधर है, तो फिर अगर ये इधर है तो इस कांटे को इधर होना चाहिए, जो आवर वाला घंटा वाला कांटा है तो वो इधर 7 के पहले होना चाहिए, और 7 के पहले कैसे होगा जब 7 और 7 के 5 के बीच करोगे तो, बिकॉज वो 7 के आगे ही जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। एक साधारण मेथड से समझाया हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इन एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप टेस्ट 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स वर आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आप प्लस करते हो, सही करते हो तो उसके 5 नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हो तो उसके -2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, कट जाएगा। आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द 90 क्वेश्चन अ स्टूडेंट गॉट टोटल 387 मार्क्स। समझ आया? व्हाट इज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट रिस्पॉन्स? देखो मैं इसको दो मेथड से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात ये कि टोटल 90 क्वेश्चन है, अगर मान लो कि 90 के 90 पूरे क्वेश्चन वो करेक्ट करता है तो उसको कितने नंबर मिलेंगे भाई? 90 इंटू 5 कितने? 450 नंबर। अगर 90 के 90 पूरे क्वेश्चन अगर करेक्ट करता है तो उसको 450 नंबर मिलेंगे, परंतु उसको मिल कितने नंबर रहे? और अगर एक क्वेश्चन मान लो रॉन्ग करता है, ये ऑल करेक्ट की बात हो रही है, अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग करता है 90 में से, मान लो एक क्वेश्चन रॉन्ग करता है, तो कितना उसको पेनल्टी लगेगी भाई? 5 नंबर जो मिल रहे थे वो भी नहीं मिलेंगे, मतलब वो भी 5 कटेंगे और 2 नंबर और कटेगा उसका। समझ आया? आप ये तो नहीं कहोगे ना भाई कि 2 नंबर ही कटेगा, जो 5 नंबर आपने यहाँ जोड़ दिया, अगर 90 के 90 करेक्ट कर लिया, अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता तो उसको 89 के मार्क्स मिलते ना, और एक का -2 होता, तो 5 नंबर उसके जो मिले थे वो कटेंगे, और जो 2 नंबर और कटने थे वो कटेंगे, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने से 7 नंबर का फर्क पड़ा। अब देखो उसको कितने कम नंबर मिले हैं, तो 450 में से 387 मार्क्स उसको मिले हैं, मतलब भाई आप क्या कहोगे कि उसके नंबर कितने कटे हैं? तो 50 और 13 63, 63 नंबर कटे हैं। एक क्वेश्चन गलत करने से 7 नंबर का फर्क पड़ रहा है, तो 63 नंबर कटे हैं, यानी 63/7, 7 नैया 63, मतलब 9 क्वेश्चन उसके गलत हुए। टोटल आपसे पूछा इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, तो यही आपका आंसर होगा, 9 क्वेश्चन उसने गलत किया। समझ आया क्या? दूसरी मेथड, दूसरी मेथड मैं आपको बता देता हूँ। देखो
कैसे करोगे भाई? जो करेक्ट आप कर रहे हो प्लस इनकरेक्ट, मैं करेक्ट को राइट लिख देता हूं, राइट प्लस रॉन्ग, टोटल मिला के 90 क्वेश्चन है। चाहे आप 90 क्वेश्चन ही हैं, आपको उन्हीं में से राइट कर रहे हो, उन्हीं में से रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप राइट करते हो तो 5 नंबर आपको मिलेंगे, तो 5R होगा। रॉन्ग करते हो तो 2 नंबर आपको कटेंगे, कटेंगे मतलब माइनस करना पड़ेगा। इसको प्लस तो नहीं करोगे ना आप, बिकॉज नंबर कट रहे हैं, ये वाले मिल रहे हैं तो इसको प्लस करोगे, ये नंबर कट रहे हैं आपके तो इसको माइनस करोगे। और इन दोनों का मिला के कितने नंबर आ रहे हैं आपके, देखो 387 मार्क्स, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके आपको इनकरेक्ट की यानी रॉन्ग की वैल्यू निकालनी, तो डब्ल्यू की वैल्यू आप निकाल लो। कैसे निकालोगे, मतलब आर को हटाना है आपको, तो भाई 5 का इधर पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट राइट में, तो 5R हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दो, ठीक है। 5 इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड, आप ऐसा कर दो। तो देखो 5R होगा, 5R होगा कट जाएगा, फिर 5W होगा, 5W में से 2W को माइनस करोगे तो ये -2W है, तो ये 7W हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर 45, 450 और -387, तो ये कितना बचेगा 63। 7W बराबर 63, तो W इज इक्वल टू 63/7 मतलब कि 9 आ जाएगा। समझ आया भाई? तो इधर से भी आपका आंसर वही आएगा, चाहे आप जो मेथड लगाओ, आपका आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है भाई। बन जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद 9। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, अच्छा क्वेश्चन है। जनरली हम या आप में से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं यार पी क्यू या ABCD के फॉर्म में लिखा है, क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या हम क्या सोचेंगे। आसान होते हैं, कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है, बिकॉज वहाँ पर चीज़ें मिसिंग होती हैं, और जब मिसिंग होती है तो वहाँ पर थोड़ा सा हमारी मतलब जो माइंड होती है कुछ ज़्यादा ही अलर्ट हो जाती है, और वही अलर्टनेस हमें दिखानी होती है। देखते हैं 3P। अब देखो एक्चुअली ये 3P नहीं लिखा है, जैसे डिजिट मान लो एक नंबर 2 डिजिट का नंबर होता है, XY लिखा होता है, तो ये उस टाइप से लिखा है 3P। अगर वो मल्टीप्लाई में लिखा होता तो आपको बताता क्लियरली, ठीक है भाई, समझ पा रहे हो ना? तो ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये डिजिट है, 2 डिजिट का नंबर है, तो 3P प्लस 4P 2 डिजिट का नंबर प्लस PP 2 डिजिट का नंबर प्लस PP 2 डिजिट का नंबर इज इक्वल टू RQ2, ठीक है। वेयर PQR आर डिफरेंट डिजिट, ध्यान रहे PQR डिफरेंट डिजिट है। ये जो इन्फॉर्मेशन देता है ना भाई, आप इसको बहुत अच्छे से समझा करो। जो चीज़ें दिया है, अब मान लो वो डिफरेंट बोला है, आप सेम कर दोगे तो आंसर तो गलत होना है ना। वो सेम बोला है, आप डिफरेंट कर दोगे तो आंसर तो गलत होना है। तो जो यही तो कंडीशन होती है, यही कंडीशन आपको लेके चलनी होती है, राइट। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल टर्म, मतलब ऐसे कितने पॉसिबल टर्म हैं, उन सब जो भी टर्म पॉसिबल आ रहे हैं उन सबका अरिथमेटिक मीन यानी सबको जोड़ के भाग दे दो उतने का, यानी एवरेज निकालना है, ठीक। चलो देखते हैं। 3P लिखा है, मान लो सपोज मैं 31 लिखता हूँ, तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 को यूनिट डिजिट पर है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, जो टेंस पर होता है उसमें 3 इंटू 10 करते हैं, उनको जोड़ते हैं, यही करते हैं। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 30 प्लस P, इस वाले को मैं 40 प्लस P लिख सकता हूँ क्या? प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा दो, शेयर कर दो, ठीक। इस PP को मैं क्या लिखूंगा, 10P प्लस P, मैं ऐसा लिखूँ या डायरेक्ट मैं 11P लिख दूँ? सेम चीज़ है इसको भी, 10P प्लस P बराबर RQ2, ठीक है। इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी। देखो 30 प्लस 40 दैट इज ये 70 हो गया, राइट। 10P 1P 11P और 11P 22P और ये 2P मतलब 24P। क्लियर है? इज इक्वल टू RQ। अब भाई RQ2 है, तो अगर आप इसको लिखना है तो ये 100R हो जाएगा, 100R प्लस 10Q और प्लस 2। या नहीं लिखना है तो आप इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हो, कोई अभी प्रॉब्लम की बात नहीं है, जब आगे जरूरत पड़ेगी तो हम यूज़ कर लेंगे, राइट। अब देखो क्या करना है आपको, ये 24P कुल मिला के आपको ये समझना है भाई कि ये जो 24P है और ये 70 है, ये कुल मिला के आपको दे क्या रहा है, RQ2। ये 3 डिजिट का नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 2 है, समझ आ रहा? 3 डिजिट का नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट पर 2 है। अब यूनिट डिजिट पर 2 लाने के लिए आप
इधर से तो 2 ला नहीं सकते बिकॉज इधर तो यूनिट डिजिट पर 0 है, तो जोड़ोगे तो 0 ही आएगा जो भी रहेगा। फर्क कहाँ से पड़ेगा, यहाँ से पड़ेगा, यहीं से फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर यूनिट पे, अब ये ध्यान रहिए 3 डिजिट का नंबर नहीं है, यहाँ पर पी का मल्टीप्लाई है, समझ पा रहे हैं ना, 24 पी है, मतलब यहाँ पर ये पी का मल्टीप्लाई है, ये ध्यान रखना। बिकॉज हमने यहाँ से जोड़ा, देखो पी 10 पी, पी 11 पी और 11 पी 22 पी और ये 24 पी, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, ये 3 डिजिट का नंबर है, ये समझना, इसमें गलती मत कर देना कि ये 3 डिजिट का नंबर है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ यूनिट डिजिट पर 2 आया है, तो कुल मिला के इधर से तो कोई 0 से फर्क पड़ने वाला नहीं, बिकॉज ये 70 है, 10 की लाइन में है, तो फर्क कहाँ से पड़ेगा, इधर से पड़ेगा। अब पी की वैल्यू आप ऐसा क्या रखोगे जिसमें 4 का यूनिट डिजिट पर 4 है, यूनिट से ही मल्टीप्लाई करने पर फर्क पड़ेगा, तो पी की वैल्यू क्या रखोगे जिसमें 4 का मल्टीप्लाई करने पर, 4 में पी का मल्टीप्लाई करने पर आखिरी में 2 आए। अगर मैं पी की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 4 कम 4 हो जाएगा, 1 नहीं होगा। 2 रखता हूँ तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, नहीं होगा। 3 रखता हूँ तो 4 3 12, यस इससे होगा, आखिरी पर 2 आ रहा, 4 3 12, तो यूनिट डिजिट पर 2 आ जाएगा। 4 चौका 16, 16 तो इससे नहीं आएगा। 5 चौका 20, इससे नहीं आएगा। 6 चौका 24, 4 आ जाएगा, तो इससे भी 6 से भी नहीं आएगा। 7 चौका 28 से भी नहीं आएगा। 8 चौक 32, यस 8 से आएगा। 9 चौक 36, 9 से नहीं आएगा। मतलब P की वैल्यू 2 संभव है, एक 3 और एक 8। समझ पा रहे हैं क्या, P की 2 वैल्यू है मेरे पास, संभव है। अगर मैं P की वैल्यू 3 लेता हूँ तो देखो कितना हो जाएगा, 24 3 72। P की वैल्यू जब 3 लोगे तो 24 इंटू 3 करोगे तो 24 3 72। ठीक है भाई, समझ जाना है तो बिल्कुल बताओ, क्योंकि मेरा काम आपको समझाना है, लिखना नहीं, आंसर बताना नहीं है। 24 3 72 और प्लस 70, मैं लेफ्ट राइट को ऐड कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, 70 दूनी 140, मतलब 142। ठीक है, 142, यही RQ2 बना है। मतलब यहाँ पर R की वैल्यू कितनी आई है 1, Q की वैल्यू 4 और P की वैल्यू आपने 3 ली है। देखो P की R तीनों अनइक्वल हैं, आपको यही बोला कि तीनों डिफरेंट डिजिट हैं, डिफरेंट है। P की वैल्यू 3 है, Q की वैल्यू 4 है, R की वैल्यू 1 है, तो एक नंबर आपका 142 बना। जब आप P की वैल्यू 8 लेते हो तो 24 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, कैरी 3, 8 दूनी 16 3 19 और प्लस 70, तो ये जब जोड़ोगे तो 19 7 26, 262 होगा। अब यहाँ पर P की वैल्यू 8 लिया तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और Q की वैल्यू 6 आ गई। मतलब कुल मिला के आपको ये चेक करना है कि सबकी वैल्यू डिफरेंट हो, तो एक ये नंबर बना। ऐसे 2 नंबर बन रहे हैं, इन दोनों का बोला है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम, तो एक ये बना एक ही बना, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, यही अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज। तो जोड़ के 2 का भाग दे दो भाई, दोनों को जोड़ोगे तो 2 दूनी 4, 6 4 10, 3 दूनी 3 1 2 1 3 1 4 बटे 2 यानी 202। ठीक है भाई, 202, 202 ऑप्शन सी बनेगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझना, भाई समझ लोगे ना, समझोगे तो आपको खुद ब खुद आप करोगे। मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन करवाना नहीं है मेरा काम, मैं चाहता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बने और ऐसे जितने भी तरीके हों, जितने भी क्वेश्चन में ये सब तरीके लगें वहां आप अप्लाई कर पाओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, फिर से वही पी क्यू फॉर्म का क्वेश्चन है। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम। पी क्यू ये 2 डिजिट का नंबर है, यहाँ पर देखो 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्लियरली दिख रहा है कि पी क्यू 2 डिजिट का नंबर है जिसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू आर क्यू क्यू, ये 3 डिजिट का नंबर है। समझ आ रहा ना, जहां पर मल्टीप्लाई करेगा भाई वहां पर आपको बताएगा। पिछले क्वेश्चन में आप यहाँ अगर गलती करोगे तो इसको 3p यानी 3 इंटू पी मत समझना, 4 इंटू पी ना समझना, ये 2 डिजिट का नंबर है। अगर वो मल्टीप्लाई किया होता तो आपको या तो साइन देता या शब्दों में बोलता कुछ क्लियरली। ठीक, तो P इंटू क्यू यानी P की 2 डिजिट का नंबर है, जब उसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये 3 डिजिट का नंबर मिलता है जिसमें क्यू क्यू। अब सोचो, अब समझो, खुद दिमाग लगाओ, P क्यू आर डिफरेंट डिजिट, ठीक है, ये आपसे पूछा है, पहले तो हम इसको चेक करते हैं ना जो हमें दिया है। किसी ऐसे नंबर में यूनिट डिजिट पर क्यू है, टेंस डिजिट पर पी है, ऐसे किस डिजिट में मल्टीप्लाई करोगे कि 2 बार वही वही आ जाए। 3 का किस यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई करोगे कि 2 बार वही आए। चेक करते हैं भाई, अगर 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 आएगा, 3 आएगा ना, तो फिर P 3 इंटू पी लिखोगे तो यह तो 3p फिर इसके बराबर हो। ठीक है, पर
एक तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे 3 में आपने क्यू का मल्टीप्लाई किया, मान लो क्यू की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो ये 3 आ जाता है। तो फिर 3 में पी का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो 2 डिजिट का नंबर आना चाहिए और क्यू फिर से आना चाहिए। तो 3p ऐसा कब होता है? अब या तो 3 में मल्टीप्लाई करोगे कि ये 2 डिजिट का नंबर है तो 3p आएगा, तो 3p की वैल्यू फिर आपको रखना पड़ेगा कि ये यूनिट डिजिट पर क्यू आए, यानी 3 या फिर से आए। 3 नहीं, ये 1 लिए तो फिर 1 आना चाहिए यूनिट डिजिट पर, और 3 का यूनिट डिजिट पर। दूसरा अगर मान लो मैं 2 लेता हूँ क्यू यूनिट डिजिट पर, तो 3 दूनी 6 आ रहा, तो 6 तो नहीं आ रहा ना, जब आप क्यू में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर वही एक चीज़ तो यहाँ आनी चाहिए। आप समझ पा रहे हो? देखो, आपने क्यू की ये वाली 1 ली तो यहाँ पर क्यू आना चाहिए यूनिट डिजिट पर, तो 3 इंटू 1 किया तो ये 3 आया, 1 नहीं आया ना, 1 ले रहे हो तो 1 आना चाहिए, 2 ले रहे हो तो यहाँ 2 आना चाहिए, तो नहीं आया। 3 इंटू 3 करोगे तो 9 आ रहा, फिर से नहीं आ रहा। 3 इंटू जब 4 करोगे तो 3 चौको 12, जब आपने क्यू की वैल्यू 4 ली तो यहाँ 2 आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, 3 इंटू 5 करोगे भाई, तो जब आपने क्यू की वैल्यू 5 ली तो 15 आ रहा है, 3 पचे 15 यानी यूनिट डिजिट पर 5 आ रहा है, मतलब ये वाला करेक्ट होगा। मतलब इसको ये कम, मतलब जो पॉसिबिलिटी है ये आगे बढ़ेगी, इसी को हम चेक करेंगे। 3 इंटू जब 6 करोगे तो 3 छः 18, तो 6 केस में भी अलग अलग आ जाता है। 7 लोगे तो 3 सते 21, तो 7 आना चाहिए, नहीं आ रहा। 8 लोगे तो 3 अठे 24। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? जब 3 में आप क्यू को मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट पर क्यू आना चाहिए। तो जब आप मान लो 2 लेते हो तो 3 इंटू 2 कर रहे हो, यहाँ क्यू की वैल्यू 2 ले रहे हो तो 3 दूनी 6 आ रहा ना, ये 2 तो नहीं आ रहा, जो ले रहे हो वही आना चाहिए। जब 5 लिए आप यहाँ पर 3 इंटू 5 किए तो 3 पचे 15, देखो यूनिट डिजिट पर यहाँ 5 लिए तो यहाँ 5 ही आ रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर क्यू था तो यही क्यू तो यूनिट डिजिट पर आ रहा है। ठीक, तो ये हो रहा है 3 नवा 27, नहीं आ रहा, कोई एक ही केस बन रहा है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। अब इसको जब चेक करेंगे तो 3 इंटू 5, मान लो मैं P और Q की वैल्यू 5 रखता हूँ और इंटू 3 करता हूँ, तो 3 पचे 15 में ये रख दिया। अब अगला जो टेंस वाला प्लेस है फिर से यही 5 ही आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो भाई मुझे यहाँ 5 लाने के लिए P की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? देखो 3 पचे 15, 5 कैरी हमारे पास एक आया है, तो कैरी जोड़ के यहाँ पर 5 आना चाहिए। ठीक है, अब 3 इंटू पी, मान लो मैं पी की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 3 एक कम 3 एक 4 आएगा, तो 3 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए मुझे पी की मिनिमम वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी, तो 3 तिकाई 9 करूँगा तो 9 एक 10, तो यहाँ 5 नहीं आएगा। अगर मैं इसकी 4 लिया वैल्यू तो 3 चौका 12 और एक 13, तो फिर से 3 आ जाएगा, यहाँ में तो 5 लाना है। 5 लेता हूँ तो 3 पचे 15 और एक 16, तो ये 165, फिर से ये नहीं अलग हो जाएगा। 6 लेता हूँ तो 3 छः 18 और एक 19, तो फिर से अलग हो जाएगा। 3 सात 21 और एक 22, तो फिर से 22, मतलब ये अलग हो जाएगा, ये दो सेम लाना है। जब 8 लोगे तो 3 अठे 24 और एक 25, तो 5 पहले से था, अब 25 फिर से आ गया। अब देखो आर क्यू क्यू का फॉर्म बन गया, आर क्यू क्यू, मतलब ये दोनों सेम है। देखो क्यू क्यू था इसलिए सेम। तो ऐसी कौन सी पी की वैल्यू लिए? पी की वैल्यू 8 लिए, मतलब आपका जो कंडीशन सेटिस्फाई किया, पी इज इक्वल टू 8, क्यू की वैल्यू आपने क्या ली थी 5, तो आर की वैल्यू कितनी निकली? ये 2 निकला ही, देखो आर इज इक्वल टू 2 निकला। अब आपसे पूछा क्या? पी प्लस आर डिवाइडेड बाई क्यू, तो पी प्लस आर यानी 8 प्लस 2/5 आपसे पूछा, यानी 10/2, और इसका मतलब 5 हो जाएगा। हम सॉरी, ये 10/5 है, तो 10/5 का मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आंसर आपका आ गया 2, मीन्स ऑप्शन बी। बताओ भाई, समझ आया क्या? तो यही चीजें पी क्यू आर, आप उनसे ना डरा करो, एबीसीडी से ना डरा करो, आप एक अप्रोच लगाओ कि भाई यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर है, उसमें 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो यूनिट प्लेस पर आ रहा है तो वो 2 बार क्यू आ रहा, और जो यहाँ लोगे वही नंबर आ रहा, तो ऐसा नंबर ढूंढो, ऐसा डिजिट ढूंढो। कितने ऐसी पॉसिबिलिटी? 1 है, 2 है, 3 है। अगर एक निकल रही दैट मीन्स हमारा काम बड़ा आसान हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, देखो, देयर आर 3 पॉइंट पी क्यू आर ऑन स्ट्रेट लाइन सच दैट पी क्यू क्यू आर इज इक्वल टू 3:5। मान लो मैं ये स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, अगर पी को मैं यहाँ लेता हूँ, क्यू को यहाँ ले लेता हूँ और आर को मैं यहाँ ले लेता हूँ, तो पी क्यू 3 पार्ट दिया, क्यू आर 5 पार्ट दिया, पी क्यू को 3 पार्ट, क्यू आर को 5 पार्ट। तो ठीक है, इफ एन इज अ नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर ऐसी कितनी पॉसिबल? तो पी क्यू यहाँ पर 3 है
और इस वाले में पी क्यू अपन पी आर, तो पी आर कितना हो गया भाई 5 3 8। एक तो ये पॉसिबल वैल्यू है। तो ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यू है? इफ इन n इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू देन व्हाट इज द n इक्वल टू, मींस ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यू हैं। एक तो ये हो गया। क्या दूसरा और मैं इसको अपना सकता हूँ कोई तरीका और, मतलब दूसरा तीसरा चौथा कितने और तरीके बन सकते हैं? तो भाई पी क्यू दिया है मुझे, देखो पी और क्यू को दिया है 3 पार्ट और मुझे दिया क्यू आर को 5 पार्ट दिया है, तो क्या मैं आर को इधर नहीं लिख कर सकता? आर को तो क्यू आर 5 पार्ट दिया मतलब 3 पार्ट ये हो गया, तो 2 पार्ट ये रख दो। समझ आया? क्यू आर देखो 5 पार्ट हो गया। तो मैं यहाँ से हमसे पूछेगा पी क्यू, अब ये निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो हमें पता है कि यहाँ पर डिफरेंट था, यहाँ डिफरेंट है, तो डिफरेंट ही आएगा। बस वो केस गिनना है कि ऐसे कितने केस संभव हैं। अब पी क्यू को 5 जब पी आर निकालोगे तब कोर्स डिफरेंट ही आएगा। पी क्यू 3 है 3, अब पी आर है तो पी आर यहाँ से तो 2 ही पार्ट बचा, तो 3:2 ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है। 2 तरीके हो गए, कोई और तरीका संभव है क्या? भाई और तरीका तो मुझे नहीं दिख रहा बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ऐसे 2 तरीके हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है भाई, बताओ समझ आया क्या? आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 64। कुछ चेस बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है। On a chessboard, in how many different way can 6 consecutive square be chosen on the diagonal along the straight path? क्या मतलब हुआ भाई? सबसे पहले तो मैं आपको एक चेस बोर्ड बना देता हूँ। आपको पता है चेस बोर्ड कितने बाई कितने को होता है? चेस बोर्ड 8 बाई 8 का होता है, ठीक है, 8 बाई 8 का होता है। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 2 8 8 ऐसे भी लाइन बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 2 8। बिकॉज आपको पता है कि अगर एक पार्ट में होता है तो अगर एक कट मारोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 बाई 8 का हो गया। अब बोला है हमसे कि ऑन अ चेस बोर्ड हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर। 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ये समझो। अगर मैं भाई एक ये लेता हूँ तो एक ये, मतलब यहाँ से ये वाला और ये वाला कंसेक्यूटिव स्क्वायर होगा, ठीक। अगर स्क्वायर बी चूजन ऑन द डायगोनल अलॉन्ग द स्ट्रेट पाथ, डायगोनल में चूज करना है तो डायगोनल का मतलब भाई इस डायगोनल को आप यहाँ से यहाँ मिलाओगे, ठीक है। अब मेरी लाइन में अलग से ड्रा किया हूँ तो देखो ये कॉर्नर पर नहीं जा रहा, अदरवाइज ये कॉर्नर पर जाता। तो एक तो आपने ये स्क्वायर लिया, एक स्क्वायर ये वाला हो जाएगा। दूसरा अगर आप यहाँ से जाते हो तो एक ये स्क्वायर होगा 2, फिर ये 3 हो जाएगा। जब इसको ड्रा करोगे तो ये 4 हो जाएगा, राइट। जब इसको ड्रा करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ऐसे ही ये वाला 6 हो जाएगा। तो ये 6 हो गए, राइट, ठीक है 6। तो ये एक मतलब आपको बोल रहा है कि 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर, तो ये एक पार्ट हुआ ना। अब इस 6 को मान लो आपने यहाँ से जो शुरुआत करी तो यहाँ पर जाके एंड हुआ, ठीक है, समझ आ रहा ना। अगर मान लो इस चीज को आप कहाँ से शुरुआत करते हैं भाई, अगर यहाँ की बजाय ये पहला इसको यहाँ ना लेके आप यहाँ से शुरुआत करते तो ये आपका स्क्वायर यहाँ शुरुआत हो पहुँचता। तो 2 तरीके हो जाते, जब यहाँ से शुरुआत करते तो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता। तो ऐसे एक डायगोनल में 3 तरीके हुए। अब बोल रहा कि ऐसे 2 डायगोनल होते हैं ना, एक ये भी डायगोनल होगा ना भाई, तो दूसरे डायगोनल में भी 3 तरीके होंगे। तो टोटल आपके ऐसे कितने स्ट्रेट पाथ बनेंगे? तो 6 बनेंगे। समझ आया क्या? एक डायगोनल में आप 3 तरीके के ऐसे 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर बनाओगे, तो 2 डायगोनल में आप 6 आप ऐसे स्ट्रेट पाथ बना पाओगे, ठीक है भाई। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सॉरी बी, ऑप्शन बी, बॉम्बे, ठीक है। समझ आया क्या? तो इस तरीके से देखो एग्जाम ट्रिक्स पर मैं चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई चैनल को सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करोगे? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं किए तो अभी करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतना तो मुझे उम्मीद रहती है, मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे कि आप चैनल को सपोर्ट करोगे। एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और उसमें बताओ जो भी जैसा आपको सुझाव, जैसा फील होता है आपको, राइट।
आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जिस भी जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं वो बताएँगे तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे समझ में आता है भाई कि मेरी वीडियो की रीच कहाँ तक जा रही है, वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है, राइट? मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप पढ़ाने का तरीका जानते हो कि भाई चीज़ें आपको ना वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएँगे। एक तरीका नहीं बताते, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, तो उसमें कोई 2-4 क्वेश्चन या 1 आध 2 टॉपिक पढ़ा देते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि वो टॉपिक आपने कवर कर लिया। जब एग्ज़ाम में बैठते हो दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं उसी चैप्टर में, तो फिर आपको वो फिर लैक हो जाता है, मिसिंग हो जाता है। तो आपको लगता है यार हमसे तो बना ही नहीं, हमने तो कवर किया था, पूरा सिलेबस कवर किया था। भाई यही होता है कि आप एक बार पढ़ो तो सब कुछ पढ़ो ना। और पहली बार जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो, कोई सी भी चीज़, तो वो थोड़ा-सा बर्डन लगती है। जब उसको 1 बार, 2 बार, 4 बार रिवाइज़ करते हो ना, फिर वो चीज़ें हमारे माइंड में इनकलकेट हो जाती हैं, फिट हो जाती हैं, एडन हो जाती हैं। तो यही चीज़ें हैं कि आप पढ़ो, समझो और जो भी प्रॉब्लम है बताओ कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो एक बार नहीं, अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा दोबारा देखो। देखो भाई जो तरीका जो चीज़ें मैं बताता हूँ, अगर आप लेक्चर पढ़ रहे हो तो एक नोट्स ज़रूर बनाना। बिकॉज़ आप एंड टाइम पर वो नोट्स ही उनके जो फंडे होते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको रिवाइज़ कर पाओगे, ठीक है? तो वही आप बनाओ, बस पढ़ते रहो, वीडियो को चैनल को सपोर्ट करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिनिश कर दूँगा 2021 का चौथा लेक्चर में, तब तक के लिए बाय-बाय।